नमस्कार, मैं डीके राज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को अध्ययन की ओर आगे बढ़ाते हुए ले चलता हूं संसाधन से परिचित कराने के लिए, और उसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन जिसे हम लोग जल कहते हैं। तो जल संसाधन है, ये हम सभी जानते हैं, चूँकि ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे जीवन में प्रयोग में आने वाली वे वस्तुएँ, पदार्थ जो हमारे उपयोग में आती हों उसे हम संसाधन कहते हैं, चाहे हम जिस रूप में भी प्रयोग में लाएं वो सब संसाधन कहलाता है। तो जल को भी हम प्रयोग में लाते हैं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि जीवन ही जल है। देखिए, जीवन ही जल है, बहुत से रूपों में जल हमारे उपयोग में आता है, इसलिए जीवन ही जल है। कहा जा सकता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उसी जैसा। तो मैं आपको बता दूं, पानी जल का ही नाम है। नीर, उदक, सलील, जीवन, बारी, तोय, ये सारे नाम जल के हैं। यानी ये सब जो हम लोग नाम अभी सुने हैं ये सब जल का ही नाम है। तो हम लोग अध्ययन करेंगे कि जल से हमें क्या लाभ है और जल से क्या हानि है। तो सबसे पहले, चूँकि इस पाठ में हम लोगों को सिर्फ लाभ ही लाभ पढ़ना है, उससे पहले मैं हानि बता दूं। कभी कभार क्या होता है कि अगर सामान्य से ज़्यादा अगर हमारे जीवन में या हमारे निवास स्थान पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ ज़रूरत से अधिक जल हो जाए तो वो हमें नुकसान पहुँचाता है। यूँ तो हम जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का हम प्रयोग कर लें तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जैसे अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम भोजन कर लें तो भी नुकसानदायक हो जाता है, यानी पेट गड़बड़ हो जाता है और बार बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, यानी शौचालय दौड़ना पड़ता है। ठीक है, शौचालय न हो तो खेतों में दौड़ना पड़ेगा, खेत न हो तो खुले जगह पर कहीं फील्ड में जाना पड़ेगा। बहुत से लोग तो सड़कों के किनारे ही चले जाते हैं, वो अलग बात है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ हानि। जैसे बहुत अधिक वर्षा अगर हो जाता है तो फसलों को नुकसान हो जाता है, ठीक है, या फिर बहुत अधिक वर्षा होने से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या आ जाती है, जो मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा श्राप हो जाता है। ठीक, तो हानि चंद है लेकिन लाभ बहुत अधिक है। अब लाभ मैं आपको गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे ना तो हम लोगों को एक एक करके सब पता चलते चला जाएगा कि लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जल का स्रोत क्या है। हम लोगों को जानना पड़ेगा पहले कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत का मतलब, स्रोत और श्रोता में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। स्रोत और श्रोता, इन दोनों में बहुत का अंतर होता है। स्रोत जहाँ से किसी वस्तु को निकाला जाता है या कहीं से वस्तुएं जन्म लेकर उत्पन्न होती है, यानी कहीं से वस्तु उत्पन्न हो या निकले, ठीक है, उसको स्रोत कहते हैं। और उस वस्तु को प्राप्त करने वाला श्रोता कहलाता है। यानी अगर कुल मिलाकर मैं ये बता दूं कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ गा रहा हूँ अगर, तो वीडियो के माध्यम से या मेरे द्वारा आप तक आवाज़ जा रहा है तो मैं स्रोत हो गया, और आप अगर इसको सुन रहे हैं तो वो आप हो गए श्रोता। तो हम लोगों को स्रोत के बारे में जानना है। स्रोत के लिए मैं आपको बता दूं कि जल स्रोत मतलब जल के स्रोत क्या क्या है जिसके द्वारा हमें जल मिलता है। मिलने के लिए तो बहुत से तरीके से मिलता है, लेकिन हम लोग उस बिंदु पर ध्यान रखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल का मतलब होता है कि भूमि के सतह पर यानी भूमि पर जल जो होता है कई रूपों में पाया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, तालाब के रूप में है। भूमि पर जल जो होता है वो तालाब के रूप में भी पाया जाता है, नदी नहर के रूप में पाया जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ों के रूप में पाया जाता है। तो ये भूपृष्ठीय जल होता है, ठीक, महासागर के रूप में भी पाया जाता है। हालांकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि भूपृष्ठीय जल तो हमें अध्ययन करना है एक जगह। ये जैसे कहने का मतलब कुल मिला के भूमि के जल के जो स्रोत हैं, जल के स्रोत हैं मुख्यतः वो चार हैं, जिसमें हम लोग पहले के रूप में जान रहे हैं कि भूपृष्ठीय जल, ठीक है, भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल का मतलब भूमि के ऊपर पाए जाने वाला जल, यानी भूमि के सतह पर जो जल पाया जाता है, चाहे किसी भी रूप में पाया जाए, चाहे वो नहर के रूप में पाया जाए, गड्ढे के रूप में पाया जाए, तालाब के रूप में पाया जाए, पोखर के रूप में पाया जाए, बड़े से झील के रूप में पाया जाए,
या फिर सागर या महासागर के रूप में पाया जाए। ठीक है, सागर और महासागर भी इसमें है, चौथे रूप में सागर और महासागर भी है, लेकिन मैं सागर और महासागर को अलग छांटूंगा और इसको मैं बता रहा हूँ भूपृष्ठीय जल में ये सब आते हैं। सागर महासागर भी भूपृष्ठीय जल है, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग एक रूप में हम लोग जानते हैं। पहले मैं अब दूसरे में बता दे रहा हूँ आपको कि भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब भूमिगत यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल। जल भूमि के अंदर पाया जाता है क्योंकि जब वर्षा होता है, ठीक है, या फिर किसी भी कारण से भूमि के सतह पर जो जल होता है, धीरे धीरे जल का सिराव होता है वो भूमि के अंदर चला जाता है। तो उस भूमि के अंदर जो भी जल होते हैं उसको हम किसी रूप में बाहर निकालते हैं, नलकूप के तौर पे बाहर निकालें, कुएं के रूप में बाहर निकालें या हैंडपंप इत्यादि के द्वारा बाहर निकालें, तो भूमिगत जल होता है। वो जो भूमि के अंदर से हम लोग जल को निकालते हैं, भूमिगत जल है। ठीक है, आगे तीसरा नंबर है वायुमंडलीय जल। जल वायु में भी पाया जाता है। तो वायु में जल पाए जाने का मतलब है कि धरातल पर जो जल होता है भाप बनकर जब उड़ता है तो वह भाप हवा में जाकर फैलता है, यानी वायु में विद्यमान हो जाता है, अर्थात उसी जल को वायुमंडलीय जल कहा जाता है। अब महासागरीय जल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। भूपृष्ठीय जल में कुछ हिस्से अलग कर दिए जाते हैं, जैसे तालाब, नहर, नदी, झील, पोखर इत्यादि को अलग कर दिया जाता है और महासागर को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, महासागरीय जल को एक अलग श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अब जाना है कि जल प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, ये हम लोग क्लियर जान गए। अब हम लोगों को जानना है जल का वितरण। मैं आपको बता दूं, धरती पर जो जल है, जैसे पूरे पृथ्वी पर, मैं एक ग्लोब के सहारे आपको बता रहा हूं। आप देख रहे होंगे ग्लोब थोड़ा सा रंग बिरंगा है। मैं आपको एक भी क्लियर मतलब एक चीज़ क्लियर बता दे रहा हूं कि इस पर जितने भी नीले रंग के, नीला रंग मतलब यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो रंग है, ठीक है, ये जो रंग नीला है हल्का गाढ़ा, ये नीला रंग पूरे जहाँ भी इस ग्लोब पर दिखाई दे रहा है, मतलब धरती पर दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, जल है। ठीक है, और बाकी अन्य जो भी रंग दिखाई दे रहे हैं, पीले रंग, लाल रंग या गाढ़े हरे रंग या हल्के रंग, जो भी रंग है, ये बाकी सब रंग धरती है। कुल मिला के अगर इस भूमि को, सॉरी भूमि है, तो कुल मिला के इस भूमि को अगर हम दो टुकड़ों में बांटें तो पाया जाएगा ये कि इसके दो हिस्से बन जाते हैं। तो जो निचला हिस्सा जिसे कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और ऊपरी हिस्सा जिसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, तो अगर इसकी तुलना हम करें तो पाया जाएगा ये कि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग ज़्यादा है, मतलब जल अधिक पाया जाता है, और उत्तरी गोलार्ध में जल कम पाया जाता है। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो जल का वितरण है, जल का वितरण वह उत्तरी गोलार्ध में कम और दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा। जब भूमि के वितरण की बात आएगी, बिल्कुल आप इसको उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट बताइएगा कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है। काश ऐसा, ठीक है। जल का उपयोग, ठीक है, कि जल हम किन किन कामों में उपयोग में लाते हैं। जल कहता है आपसे, छूले छूले आ मुझे छूले। जल छूने की बात, ध्यान रखिएगा, मैं पानी छूने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चूंकि अब पानी छूने की भी बात है अगर, तो आप गलत मत समझिए। मेरा इशारा कहीं दूर नहीं है, बल्कि मेरा इशारा विषय वस्तु से ही है। पानी छू के कुछ वादा करना पड़ता है। पानी छू के मतलब क्या, कि जैसे गाना भी सुने होंगे, मौसम बहारों का साइबा, मौसम बहारों का, कि झरनों के पानी छू के कुछ वादे करनी है। विद्यार्थियों के लिए, कि झरनों के पानी छू के हमको खूब पढ़नी है। ये वादा करना है कि हम खूब पढ़ेंगे। चलिए मैं उपयोग के बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जल का उपयोग हम लोग करते हैं पेय जल, पीने के रूप में। जल का उपयोग पीने के रूप में करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पीने के लिए ही क्यों बताया, इसलिए क्योंकि
हमारे जीवन में अगर जल का महत्व सबसे अधिक है तो वो है पीने के लिए। इसके बाद और भी कामों में उपयोग है, लेकिन पीने के लिए सबसे अधिक हमारे लिए उपयोगी है। तो पेयजल घरेलू कार्य का मतलब आप भली भांति समझते हैं। घरेलू कार्य का मतलब होता है कि घर के विभिन्न कार्य, जैसे नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, ये घरेलू कार्य हो गया। सिंचाई मतलब पेड़ पौधों को पानी देना, फसलों में पानी डालना, उसकी रख रखाव करना सिंचाई कहलाता है। उद्योगों को चलाने के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। स्वच्छता मतलब साफ सफाई, ठीक है, सफाई के तौर पर जल का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे है मलमूत्र को भी अगर विसर्जित करना है तो इसके लिए जल आवश्यक है। ठीक है, अब आप कहीं इशारा कहीं अलग मत समझ लीजिएगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। विद्युत निर्माण का मतलब ये हो गया कि बिजली के निर्माण में, बिजली जो बनाई जाती है तो विद्युत निर्माण में भी जल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि लगभग 20 से 25% या 25% जो बिजली भारत में निर्मित की जाती है उसमें लगभग 20-25% जो हिस्सा होता है बिजली निर्माण में, वो जल का ही योगदान होता है। आगे मैं बता रहा हूँ परमाणु संयंत्र शीतलन, यानी परमाणु संयंत्र को शीतलन करने मतलब ठंडा करने के लिए जल का भी भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। अब बिना पानी की तो मछली पालन हो ही नहीं सकता है, अतः मत्स्य पालन भी करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल क्रीड़ा, ध्यान रखिएगा, जल क्रीड़ा, कीड़ा नहीं क्रीड़ा। जल क्रीड़ा मतलब जल के द्वारा हम खेलकूद या मनोरंजन का कार्य लेते हैं। जैसे खेलकूद कैसे, तो जल में हम तैरते हैं, वो खेलना कूदना हुआ, या विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी जल से संबंधित होती हैं। और साथ ही साथ मनोरंजन के रूप में भी जल का प्रयोग किया जाता है। नौका चालन वगैरह किए जाते हैं जल में। तो ये कुल मिला के जल का उपयोग हम लोग विभिन्न कामों में करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ें और अध्ययन करेंगे। क्या तो आगे हम लोग अध्ययन करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहु समझते हैं ना, पतोह, भोजपुरी में हम लोग कहते हैं पतोह, ठीक है, यानी पुत्र के पत्नी को लोग बहू कहते हैं। या घर में नई नवेली जब दुल्हन आती है, नई नवेली दुल्हन, ठीक है, मतलब जिसका तत्काल में शादी हुआ हो, और वैसी दुल्हन जब आती है तो ज़्यादातर प्यार से लोग बहू कहते हैं। बहू इसलिए क्योंकि उसके बहुत से रूप होते हैं। बहुत से रूप का मतलब क्या है? बहुत से रूप का मतलब वो इच्छाधारी नहीं है। वो इच्छाधारी नहीं है जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप बदल सकती है, जी नहीं, बल्कि अपने कार्यों से वो कोई भी रूप बदल सकती है। कई रूपों में उसका उपयोग, घर में आ गई तो वो बेटी के रूप में भी है, घर में आ गई तो घर की एक बहुत बड़ी लक्ष्मी के रूप में है, घर में अगर वो आ गई तो घर में सारी जिम्मेवारियाँ किसी की बहन के रूप में भी हो सकती है, किसी की पत्नी के रूप में हो सकती है, वक्त आए तो किसी की माँ के रूप में भी हो सकती है। इसलिए उसको बहू कहा जाता है क्योंकि उसका बहुत से रूप है। मैं यहाँ बता रहा हूँ बहुउद्देशीय। वैसे जल से संबंधित हम लोग बहुउद्देशीय मतलब जल के बहुत से उद्देश्य के लिए कोई परियोजनाएं बनाई जाती है, ठीक है, परियोजनाएं बनाई जाती है। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत होता है, जैसे मान लो कि बांध बना दिया गया, पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर जहाँ ढलान जगह होता है वहाँ पर बड़ा सा बांध बना दिया जाता है, और बांध के द्वारा क्या किया जाता है, पानी को रोक लिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि बाढ़ नियंत्रण होता है, बाढ़ नियंत्रित हो जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों से जब वर्षा होता है, पहाड़ी क्षेत्रों से पानियाँ तेजी से बहते हुए मैदानी क्षेत्रों में आता है, तो वह पानी मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी मोटा फैल जाता है, बहुत अधिक जम जाता है, जिसके कारण कि मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। लेकिन उन पहाड़ी क्षेत्रों पर कहीं कहीं पर कुछ दूरी पर हम बांध बना दें तो पानी को ऊपर ही हम लोग थोड़े थोड़े करके रोक सकते हैं, ठीक है। तो बांध बनाकर हम क्या कर सकते हैं कि बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, यानी कि तेजी से अगर पानी ढलान की ओर बहते हुए जाए तो अपने साथ साथ वो चट्टानों को, मुलायम चट्टानों को काटती है, यानी मृदा को काटते हुए बहा कर लेकर चली जाती है, जिससे कि मृदा अपरदन होता है, ठीक है। तो इसको भी हम रोक सकते हैं। सिंचाई कार्य कर सकते हैं, बांध बनाकर पानी को अगर हम रोक ले
तो वह पानी हमारे लिए सिंचाई के उपयोग में भी आ सकता है, या ज़रूरत पड़े तो फिर उस पानी को आवश्यकता हिसाब से हम उपयोग में लाएं तो सिंचाई का कार्य हम कर सकते हैं। पीने का पानी, उस पानी को अगर हम सुरक्षित रखते हैं तो हम पीने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। विद्युत उत्पादन, बड़ा बांध हो तो उस पानी के बड़े बांध द्वारा पानी बहुत मात्रा में रोक लिया जाए, डैम वगैरह के नाम से, तो उस तरह से रोक लिया जाए तो उससे बिजली का उत्पादन भी हम लोग करते हैं या कर सकते हैं। आगे है मनोरंजन। मनोरंजन के बारे में मैंने बताया था, जल के उपयोग में भी मैंने बताया था मनोरंजन। जल को अगर इकट्ठा कर लें तो हम लोग मनोरंजन के कार्य में ला सकते हैं। वन्य जीव को पीने के लिए भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। मत्स्य पालन के बारे में भी मैंने बता दिया था। पर्यटन के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ आपसे कि पर्यटन में भी कार्य हो सकता है, अर्थात लोग बड़े बड़े क्षेत्रों में जहाँ जल जमाव होता है वह दृश्य जो होता है थोड़ा सा मनमोहक दृश्य बन जाता है, तो पर्यटन का कार्य भी उस जल से लिया जा सकता है। यानी दूर दूर से लोग उस क्षेत्र को, जल जमाव के क्षेत्र यानी बड़े बड़े डैम को लोग देखने आते हैं, साथ ही साथ नौका द्वारा उसमें बैठकर सफ़र करते हैं और विशेष आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये पर्यटन का भी कार्य हम लोग ले सकते हैं। तो कुल मिला के इतने बहुउद्देशीय परियोजनाएं है। मतलब अभी भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं बताया, परंतु कुछ मुख्य बातें बताया जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए कि हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाते हैं और उससे क्या क्या हमें लाभ हो सकता है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ जल संकट। जी हाँ, जल संकट हम लोग जानेंगे कि जल संकट क्या है। देखिए, दरअसल बात यह है कि हमारे जीवन में जल का बहुत ज़्यादा उपयोग है, लेकिन होता क्या है कि जल को हम सही रूप से प्रयोग में नहीं लाते हैं। बहुत सारा ऐसा जल है जो धरती पर आता है और बेकार सा बहते हुए चला जाता है समुद्रों में, तब हमें ज़रूरत पड़ने पर जल नहीं मिलता है। वही है जल संकट। जब हमें आवश्यकता हो जल का और जल न मिले तो वो जल संकट है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक मतलब ये है कि हम सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही ढंग से हम इसका संचय नहीं कर पाते हैं। जैसे अतिशोषण। अतिशोषण का मतलब है कि जल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे मान लो कि अगर नहाना है, आप शायद देखते होंगे स्विमिंग पूल वगैरह बनता है, लोग कोट पैंट पहन कर नहाते हैं, वो तो आप लोग भली भांति देखते ही होंगे। उसमें युवक युवती, बूढ़े बूढ़ी इत्यादि जो भी थोड़ा शौकीन किस्म के होते हैं, ठीक है, जो दिल के थोड़ा ज़्यादा धनवान होते हैं और मन बढ़ू कुल मिला के कहते कि वो होते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं और नहाते हैं तो बड़े ही आनंदित होते हैं, बड़ी उनको मज़ा आता है। पता नहीं आप लोग नहाए होंगे कि नहीं और मज़ा आया कि नहीं, ये आप भविष्य में देखिएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूँ अतिशोषण। तो मैं बता रहा था कि वो जो बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में पानी भरा जाता है और उसमें लोग शौक से नहाते हैं। कुछ समय या कुछ दिनों बाद उस पानी को बेकार समझकर स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर उसे फेंक दिया जाता है और फिर ताज़ा पानी उसमें डाला जाता है। तो कहने का मतलब, नहाने के लिए एक कोई तो अमीर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अकेले एक अपने लिए पर्सनल स्विमिंग पूल बनाते हैं। बहुत बड़ा होता है, बहुत सारा, उसमें कई हजार लीटर पानी बर्बाद होता है एक आदमी को नहाने में। जबकि मुश्किल से मुश्किल नहाने के लिए एक व्यक्ति को लगभग बहुत अधिक अगर देख लिया जाए तो 20 से 25 लीटर में आदमी ढंग से नहा सकता है, लेकिन 20 से 2500 लीटर तक बर्बाद किया जाता है। ये अतिशोषण है। अतिशोषण, अति उपयोग के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिंचाई करना है, हम लोगों को फसलों की सिंचाई करना है, भूमि के अंदर से हम लोग नलकूप पाइप द्वारा या हैंडपंप द्वारा या बोरिंग द्वारा हम लोग जल को निकालते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, लेकिन हम लोग भरपूर जल उसमें डालते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं, तो मतलब भूमि के नीचे से जल बहुत अधिक खत्म होता है। तो कुल मिला के इस तरह से हम उपयोग में लाते हैं। ये क्या है कि अति शोषण या अति उपयोग हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि जल का संकट आ जाएगा, वक्त आएगा, निश्चित है कि कभी ऐसा वक्त आ सकता है जिस समय जल की आवश्यकता पड़े और जल न मिले। आप ध्यान दीजिएगा, गर्मियों के दिनों में जल का स्तर जो होता है ज़मीन के काफ़ी नीचे चला जाता है। कहीं कहीं तो ऐसे क्षेत्र होते हैं कि बरसात के दिनों में हैंडपंप से आसानी से पानी मिल जाता है, परंतु जब गर्मी का दिन आता है तो पानी का लेवल इतना नीचे चला जाता है कि हैंडपंप के द्वारा पानी प्राप्त किया ही नहीं जा पाता है। उस समय बड़ी दिक्कत होती है या सिंचाई करने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। तो जल का हमारे जीवन में
ज़रूरत के हिसाब से कमी हो जाना जल संकट है। चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूँ जल प्रदूषण। प्रदूषण तो आप समझते हैं, वहीं प्रदूषण खरदूषण का भाई। खरदूषण शूर्पणखा का प्यारा दो भाई बेचारे जो राम के हाथों बेवजह मारे गए, वहीं खरदूषण प्रदूषण के भाई। ठीक है, तो प्रदूषण का मतलब होता है, चूंकि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जल प्रदूषण से जुड़ी हुई बातें, जल में अनावश्यक चीज़ों को मिला दिया जाए जिससे कि जल का वास्तविक गुण समाप्त हो जाए, तो वह होगा जल प्रदूषण। अब चाहे हम कुछ भी मिला दें, कुछ भी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा चीज़ मिला देते हैं जिससे कि जल का वास्तविक गुण समाप्त हो जाता है, वह जल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है, तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण होने के कई कारण हैं। जल प्रदूषण होने के कई कारण हैं, जैसे कि गांव घर या उद्योगों से निकले हुए गंदे पानी जो होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नालियों में बहाते हैं और नालियों द्वारा सीधे उसको नदियों में ले जाकर मिला देते हैं या तालाबों में मिला देते हैं। वह जो होता है पानी, इन गंदे पानियों के मिलने से पानी जो होता है तालाब का या नदी का जहरीला हो जाता है, यानी हानिकारक हो जाता है। ये जल प्रदूषण है। ऐसे बहुत से कारण हैं जल प्रदूषण के। ठीक है, आवश्यकता से अधिक हम किसी जगह पर जल को इकट्ठा कर दें, वो जल प्रदूषण का कारण हो जाएगा, क्योंकि वह जल धीरे धीरे अपने आप गंदा हो जाएगा। धूल वगैरह पड़ेंगे या विभिन्न तरह के सड़े गले वस्तुएं पड़ेंगे, जल प्रदूषण हो गया। ठीक है, लोग नहाते हैं, बड़ा सा तालाब हो और उसमें स्नान करते हैं, स्नान करते वक्त क्या करते हैं, मुंह में पानी भरते हैं और फिर पानी उसमें पिचकारी की भांति फेंकते हैं। ठीक है, मवेशियों को अगर नहलाया जाता है, जीव जंतुओं को नहलाया जाता है, उनके शरीर पर जितनी गंदगी होती है वो पानी में धुल कर चला जाता है। कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, पानी में धुल कर चला जाता है। मवेशियाँ तो यहाँ तक कि उसी जल में मल मूत्र का भी त्याग कर देती हैं। कल्पना कीजिए कि जल में मवेशी एक ही तालाब में नहा रही हो और उसी में कुछ लोग भी नहा रहे हो, मवेशी उसी में मल मूत्र का त्याग कर रही हो और आप उसी जल के पानी को मुंह में भर कर और पिचकारी मार रहे हो। चूँकि नहाइएगा तो ऐसा लाजिम है, वो पिचकारी मारना ही होता है, स्वाभाविक है। जल प्रदूषण के कारण है, चूँकि मैं विस्तृत रूप से नहीं बता रहा हूँ, आप जल प्रदूषण को समझ सकते हैं अपने आप सोच कर देखिएगा जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है। जल संरक्षण प्रबंधन। जल संरक्षण क्या है? जल को सुरक्षित रख देना ही जल संरक्षण है। जैसे भूमि के अंदर से जल लगातार समाप्त हो रहा है, स्तर उसका लगातार गिरते जा रहा है, कम होते जा रहा है, हमें क्या करना है कि जल को, हमें वर्षा के जल को मैदानी या पठारी क्षेत्रों में मेड़ लगाकर या बड़े बड़े बांध बनाकर जल को रोकना है। ठीक है, इसलिए रोकना है क्योंकि धीरे धीरे जल जहाँ पर जमा होता है, मिट्टी के या मृदा द्वारा धीरे धीरे रिसाव होते हुए वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिससे कि ज़मीन के अंदर जल पाया जाता है। भविष्य में हम उस जल को विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकते हैं। तो जल को संरक्षण करना या प्रबंधन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्षा जल संग्रह या पुनः चक्रण, जल संरक्षण या प्रबंधन से ही संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। वर्षा जल संग्रह और पुनः चक्रण। वर्षा जल को संग्रहित कर सकते हैं हम कैसे? तो मेड़ बनाकर या बड़े बड़े तालाब बनाकर, तालाब बनाएंगे तो वर्षा होगा और उसमें जल तालाब में भरा रहेगा, यानी तालाब में रुकेगा। बड़े बड़े मेड़ अगर बना दे, मतलब बांध बना देते हैं, तो बांध द्वारा पानी कहीं लुढ़कने से बचेगा, बांध द्वारा रुका रहेगा, तो वो हम भविष्य में उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, नदियों पर बांध बनाकर भी हम पानी को रोक सकते हैं और रोक कर ज़रूरत के हिसाब से ही उसका हम उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको कि बहुत सी जगहों पर जल संरक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि मकान की छतों पर बड़ी बड़ी टंकियां बना दी जाती है और जब वर्षा होता है तो उस टंकी में पानी आके भरता है, वह पानी टंकी में पड़ा रहता है और ज़रूरत के हिसाब से उसका उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर क्या किया तो छत का जो नल होता है, छत पर लगा हुआ पाइप रहता है वर्षा के जल को गिरने के लिए, उस पाइप द्वारा लाकर कहीं ज़मीन के अंदर बड़ा सा टंकी बना के और उसमें भर कर रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि जल का स्तर बना रहे, या फिर जल ज़मीन के अंदर ठहरा रहे उस टंकी में, तो फिर हम ज़रूरत के हिसाब से उसको उपयोग में ला सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जल को संरक्षित, प्रबंधन या जल संग्रह करने का। पुनः चक्रण का मतलब होता है कि हम ऐसा जल को जमीन पे रोक कर रखें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक, इसलिए क्योंकि जल वाष्पित हो, ठीक है,
वाष्पित होकर बादल बने, बादल बनकर फिर वर्षा होकर जमीन पे आए और ये पुनः चक्रण का कार्य हो सके। या फिर जल का हम ऐसे उपयोग करें कि पहले हम उसको महीनतम उपयोग करें, धीरे धीरे फिर उसका किसी मोटे तौर पर उपयोग करते चले जाएं। अर्थात जल को डायरेक्ट हम बर्बाद न कर दें, बल्कि धीरे धीरे हम उपयोग में लाते लाते अंत में हम उसको उपयोग में लाते रहें। ठीक है, ये पुनः जल चक्रण होता है। जल चक्रण के अंतर्गत एक प्रश्न बनकर आता है, ध्यान रखिएगा कि जल चक्र क्या है। जल चक्र यानी चक्र का मतलब होता है एक चक्के की तरह, ठीक है, जिसको चक्र कहते हैं। तो जल हम कहीं उपयोग में लाते हैं, या महासागरों का जल है, महासागर का जल वाष्पित होकर, ठीक है, बादल बनते हैं और बादल बनकर वो पुनः वर्षा के रूप में धरती पर आते हैं और वर्षा के रूप में आने के बाद तालाब, सागर, महासागर, नदी, नाले के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, या विभिन्न उपयोग में लाए जाते हैं। फिर वह धीरे धीरे नदियों द्वारा बहते हुए महासागर में चले जाते हैं, फिर वाष्पित होते हैं और वाष्पित होकर बादल बनते हैं, फिर वर्षा के रूप में जमी पाते हैं। लगातार ये क्रिया चलते रहती है, जिसे जल चक्रण या फिर जल चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो आप भली भांति समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले संसाधन को जानने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।